guys, so this will be part 3 of chapter 1 of Lakshmikant, which is the last part of chapter 1, and I know this was a long chapter and very important chapter. तो ये last part है, आपको खुशी आप ये part खत्म कीजिए और आपका chapter 1 finished, ठीक है. And I will suggest कि आप एक दो बारी देखें ये पूरे तीनों parts और आप थोड़ा ज़्यादा used to हो जाएंगे फिर acts के बारे में, and it will get into your nerve, एकदम अंदर होना चाहिए सारे acts, ठीक है. So let's start the video. So basically Simon Commission was originally known as Indian Statutory Commission. ठीक है, Statutory Commission के appointment की बात हुई थी in 1919. But because the chairman was Sir John Simon, so it later came to be known as Simon Commission. And this was announced in November 1927 itself. 2 साल पहले announce कर दिया. 1919 में आई थी Government of India Act, तो basically 10 साल मतलब 1929 में announce होनी चाहिए थी. But 2 years before schedule ही announce कर दिया गया था, November 1927 में ही. क्यों? क्योंकि उस समय आपका ब्रिटेन में चल रही थी कंजर्वेटिव पार्टी और उनको लग रहा था कि वो हार जाएंगे लेबर पार्टी से. तो उनको लगा कि जो हमारी जो ये प्रेशियस कॉलोनी है इंडिया की, ये हम लूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम पहले ही कमीशन बैठा देते हैं और मतलब खुश करके रखते हैं इंडिया को. ठीक है, तो उन्होंने कमेटी बनाई और 7 members की कमेटी थी एंड ऑल members were British, and this is why all parties of India boycotted this commission. कि ये मतलब कैसे इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं. इफ देर इज nobody representing India in the commission, how can they decide that what will be the future of India, and if the reforms are working or not. You need to, like, you are talking about self government, a responsible government, and you're not keeping any Indian in the commission. So that is why everybody boycotted this commission. And you should also know that at this point of time the Secretary of State for India was Lord Birkenhead, and this man actually felt that Indians are not capable of making a constitution for themselves or deciding for themselves that how can their country be run. तो उनको लगता था कि इंडियंस अपनी देश को चला ही नहीं सकते, और इसीलिए उन्होंने एकदम मस्त से कमीशन बनाई जिसमें सारे मेंबर्स को ब्रिटिश किया कि नहीं, आपको तो आता नहीं है, आप कैसे डिसाइड करोगे. ठीक है, सो दिस मैन वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द कमीशन. And even हम लोग बोलते हैं all parties boycotted, but there were some exceptions who supported the government, and this was like Justice Party in the south and Muslim League में जिन्ना वाला टीम ने boycott ही किया था, but there was a particular section headed by Muhammad Shafi who supported the government, like the Simon Commission. Okay, and जब Simon Commission आई थी 1928 में इंडिया, तो यहाँ पे पूरे हड़ताल हुए थे और ब्लैक फ्लैग्स दिखाए गए थे, साइमन गो बैक. ठीक है, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें एक्चुअली में लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी. सो इट वाज लाइक बहुत अच्छा खासा प्रोटेस्ट हुआ था साइमन कमीशन के आने के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल मेंबर्स वेर ब्रिटिश. तो ये चीज़ बहुत ही नागवार गुजरी थी इंडियंस को, मतलब बर्दाश्त से बाहर थी काइंड ऑफ. ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से इन्होंने इतनी दूर तक पहुंचाया था, तो इनको लगा कि वापस से हम पीछे ना चले जाएं काइंड ऑफ, क्योंकि ये लोग क्यों ही समझेंगे, फिर से कुछ बोल देंगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे होगा. तो नहीं, इनका जो एक्चुअल मोटिव है कि हमें होता है ना आगे बढ़ना है, वो चीज़ नहीं होगी. अच्छा, और एक चीज़ है जो मैं पिछले स्लाइड में बोलना आप लोगों को भूल गई कि जो 1919 के रिफॉर्म्स आए थे, तो हमें देखने से तो ऐसा लग रहा था इससे बहुत खुश हुए होंगे इंडियंस, बट ऐसा था नहीं. मतलब एवरीबॉडी वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द रिफॉर्म्स अनाउंस्ड. व्हाई? क्योंकि उनको लगा कि जिस तरीके से इंडियंस ने सपोर्ट किया ब्रिटिश को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस तरीके के रिफॉर्म्स नहीं दिए गए. तो लाइक एनी बेसेंट के टर्म्स में अगर याद करें तो एनी बेसेंट ने कहा था कि दीज रिफॉर्म्स आर अनवर्दी टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड एंड अनवर्दी टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया. मतलब ये एक तो इंग्लैंड को ऑफर ही नहीं करनी चाहिए थी, मतलब ये बिल्कुल गलत है टू बी ऑफर्ड बाय इंग्लैंड, और ये गलत है टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया ऑल्सो, ये करनी ही नहीं चाहिए एक्सेप्ट. और इसी वजह से जो 1920 में जो सेशन हुई थी कांग्रेस की, उन्होंने वहां पे सबने ये सोचा कि अब स्वराज या सेल्फ रूल चाहिए, चाहे ब्रिटिश के साथ या उनके बिना, लेकिन स्वराज और सेल्फ रूल चाहिए. और इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1921 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था. ठीक है, सो दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द रिएक्शन टू द 1919 रिफॉर्म्स. ठीक है, अभी साइमन कमीशन पे वापस आते हैं. तो ठीक है, सारा बॉयकॉट हुआ, साइमन गो बैक सब कुछ हुआ. उसके बाद उन्होंने अपना जो भी उनको
स्टडी करना था किया, एंड इन 1930 दे सबमिटेड द रिपोर्ट एंड देयर रिकमेंडेशंस आर लाइक, उन्होंने कहा कि डायरकी को तो पहले अबॉलिश करो, क्योंकि देखो डायरकी का जो कॉन्सेप्ट था वो वैसे भी अनसक्सेसफुल था, लाया गया था लेकिन वो चला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने रिकमेंड किया दैट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स को आप रखो तब तक ही जब तक कम्युनल टेंशन्स चल रहे हैं, उसके बाद हटा दो, ठीक है। देन फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये भी रिकमेंड किया था उन्होंने कि मतलब मिलजुल के ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों मिल के एक फेडरेशन बना के आगे का इंडियन गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब इंडियन टेरिटरी होनी चाहिए। सो दैट वाज आल्सो रिकमेंडेड इन द बाय द साइमन कमीशन। So after the commission submitted report, so British, the Britain government, they actually conducted 3 round table conferences कि हम अब डिस्कस करेंगे कि जो भी ये रिकमेंडेशंस दिए हैं कमीशन ने वो कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, या होता है क्या आगे क्या वे फॉरवर्ड होगा। सो इसके लिए 3 कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली जो हमारे मेन खिलाड़ी थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, फिर उनको कन्विंस किया गया कि नहीं नहीं आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस बोथ अटेंडेड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। And dates you can see, like first roundtable conference was conducted in November 1930 to January 1931. Second roundtable conference was conducted in September 1931 to December 1931 and third roundtable conference was in November December 1932, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किए थे, लाइक बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, तो इन लोगों ने किया था। लेकिन जो मेन पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था और गांधी जी ने भी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट कि ये जो सारा डिस्कशन हुआ इसके बेसिस पे एक व्हाइट पेपर आई, ठीक है, मतलब वही रिपोर्ट। तो white paper on constitutional reforms, this report was brought up and submitted for consideration of joint select committee of the British Parliament. तो ये रिपोर्ट को सबमिट किया गया टू अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड बेस्ड ऑन द कमिटी रिकमेंडेशंस, जो ये सेलेक्ट कमिटी ने जो रिकमेंड किया, दीज कमिटी रिकमेंडेशंस वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जो नेक्स्ट एक्ट हम पढ़ेंगे उसी में ये सारे रिकमेंडेशंस को एक्चुअली में कंसिडर किया गया, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आई, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। Next, we are talking about communal award. So basically, in August 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald, he announced communal award. So what was that? He actually extended the separate electorates for depressed classes, which were the scheduled caste. So that this whole extension of separate electorates for depressed classes and scheduled caste was called communal award. So basically देखिए पहले से ही there were separate electorates थे, but for Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. So he extended that to depressed classes, scheduled caste. क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर ने रिक्वेस्ट किया था इसके लिए और जिसको कंसीडर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। लेकिन after that Gandhi ji found this very like disturbing and he obviously उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया था येरावदा जेल पुणे में, और उसके बाद पुणे पैक्ट साइन हुई थी ऑन सितंबर 24th 1932 बेसिकली बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। बट लाइक जो रियल साइनिंग हुई थी वो हुई थी कि आपके जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे बी आर अम्बेडकर ऑफ कोर्स, लेकिन जो इधर का दूसरा जो साइड था हिंदूज का अपर क्लासेस और वट जो भी अदर साइड था अपार्ट फ्रॉम डिप्रेस्ड क्लासेस, उनको रिप्रेजेंट किया गया था फ्रॉम मदन मोहन मालवीय। तो सिग्नेचर मदन मोहन मालवीय का था, बट दिस पैक्ट इज कंसिडर्ड अ पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया दैट ओके वी विल कीप द हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट बट रिजर्व सीट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनल अवार्ड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेवरल रीजंस, जिसमें से एक ये है कि दिस एक्ट इज एक्चुअली इंस्पायर्ड हैज एक्चुअली इंस्पायर्ड आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जब पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज जिससे फीचर्स बोरो किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 भी रहता है। सो दैट इज वाई दिस एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्चुअली इंस्पायर्ड सेवरल फीचर्स ऑफ आवर
constitution which is being followed right now in India. Okay, so this act of 1935 was second milestone towards completely responsible government, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो थी वो आपकी पहली जो माइलस्टोन थी हमारे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि तभी बात शुरू हुई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, तो ये सेकेंड माइलस्टोन था टुवर्ड्स completely responsible government. Okay, and this was a lengthy document because it contained 321 sections and 10 schedules. So this was a lengthy document, मतलब बहुत सारी provisions, बहुत सारी details थी इसमें. And now we'll see what were the features of this Act of 1935. So first feature is that it proposed an all India federation of provinces and princely states. So देखिए provinces very different, like states के जो होते हैं वो आपका provinces था, ठीक है, but princely states different थे. princely states मतलब जहाँ पे kings लोग रूल कर रहे थे, okay, उनकी अपनी authority थी, it was not under the administrative वाला चीज. तो princely states को भी ये लोग include करना चाह रहे थे, क्योंकि obviously इस region का part था वो. तो all India federation propose किया इन्होंने कि इसमें provinces और princely states दोनों मिलकर आएंगे अब Indian territories के. But this actually didn't come into place क्योंकि princely states ने कभी join ही नहीं किया all India federation, okay, तो ये basically federation कभी बनी नहीं, okay, but they had proposed this. और इसमें क्या इन्होंने किया था कि इन्होंने जो subjects थे, मतलब जिनके ऊपर laws बनते हैं, that was divided, which is actually followed in our original constitution as well. We have this in constitution, ठीक है, कि आपके central subjects अलग होते हैं, हमारे state के subjects अलग होते हैं, और एक concurrent subject होता है जिसपे center और state दोनों बना सकते हैं. तो ये चीज यहाँ से ही आई थी, ठीक है. आप देखो फेडरल लिस्ट कहा था इन्होंने, जो बेसिकली सेंट्रल लिस्ट है, विथ 59 आइटम्स. आइटम्स मतलब सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर बना सकते हैं आप लॉ, ठीक है. फिर प्रोविंशियल लिस्ट फॉर प्रोविंसेस विथ 54 आइटम्स. तो ये 54 टॉपिक्स पर स्टेट्स अपना लॉज बना सकते हैं, प्रोविंसेस अपने लॉज बना सकते हैं. और कंकरेंट लिस्ट फॉर बोथ विथ 36 आइटम्स. तो यहाँ पे 36 सब्जेक्ट्स थे ऐसे जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं. एंड अभी अगर हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप एक चीज देखिएगा कि कंकरेंट लिस्ट पे क्योंकि दोनों बना सकते हैं, तो अगर दोनों ने बना दिया, सेंटर ने भी स्टेट ने भी, तो जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करता है. ओके, एंड जो बचे रह गए, ये जितने टॉपिक्स थे इसमें जितने सब्जेक्ट्स आए, उसके बाद जो बच गया रेसिडुअरी पावर्स वो वाइस रॉय के पास गया, ठीक है, कि उन टॉपिक्स पे कौन लॉ बना सकता है, वाइस रॉय बना सकता है. सो दिस वाज द ऑल अबाउट यू नो द फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट एंड ऑल इंडिया फेडरेशन. ऑल्सो दे एबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस. इन्होंने 1919 में जो डायरकी लाई थी, द हॉट टॉपिक, डबल रूल, ठीक है, जिसमें इन्होंने प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड और रिजर्व में किया था, तो वो जो चीज़ थी उसको एबॉलिश कर दी गई. वैसे भी अनसक्सेसफुल थी तो उसको एबॉलिश कर दी गई. और आपने देखा कि साइमन कमीशन ने भी बोला था कि डायरकी को एबॉलिश करो, ठीक है, तो फाइनली वो एबॉलिश हो गई. बट उनको लगा कि नहीं, अभी भी स्कोप है इस टॉपिक में, बहुत प्यार था इन लोगों को डायरकी से, तो इन्होंने सेंटर में डायरकी ला दी, ठीक है. दे ब्रॉट डायरकी एट सेंटर. तो जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे अब उसमें होगा रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, ठीक है. बट यहाँ पे भी सेम हालत हुई. दिस प्रोविजन डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल. ये कभी हुई नहीं एक्चुअली, ठीक है. प्रपोजल किया था इस एक्ट में, बट दिस नेवर हैपेंड. सो ऑल्सो देखिए, इन्होंने डायरकी एबॉलिश की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया, मतलब प्रोविंसेस को फ्रीडम दी गई कि आप अपने डोमेन में, अपने एरिया में खुद रह जाओ, मतलब खुद से आप लोग जो कर रहे हो, सेंटर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी. सो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो 1935 में फुल्ली इन लोगों को मिली, ठीक है. आप देखोगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन्होंने पहले डिसेंट्रलाइजेशन लाई थी, ठीक है ना. सॉरी, मैं गलत बोल रही हूँ. मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन्होंने सेंट्रलाइजेशन लाई थी कि इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, और आपका जो बाकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स भी थे वो सब छीन लिए थे, ठीक है. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही मिल गया था बॉम्बे मद्रास से छीन के. लेकिन फिर बाद में इन्होंने वो चीज़ हटाया था, ठीक है. चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में आई थिंक, नो, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में इन्होंने लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिए थे बॉम्बे मद्रास में. सॉरी, तो अभी आपका आप यहाँ पे देख रहे हो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन्होंने फुल सेंट्रलाइजेशन किया. उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन लाई, मतलब इन्होंने प्रोविंसेस को अपना लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दिया. और फाइनली जो एपेक्स चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ऊपर सबसे टॉप वाली ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली जाकर इनको 1935 में. सो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी,
ठीक है, 1861 से 1935 तक, ठीक है। 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन हुई, लेकिन ऑटोनॉमी जो हुई थी वो नहीं मिली, क्योंकि तभी तो उतने ज़्यादा वो प्रोविंसेस की चीज़ें भी नहीं थी ना, तो फाइनली वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो आपको जाकर 1935 में प्रोविंसेस को मिली। एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी प्रपोज किया गया इन प्रोविंसेस। देखिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है, दिस टर्म इज सो मच यूज्ड, यू शुड नो व्हाट डज इट मीन, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज सिंपली कि गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल। मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, अगर एक टीम है जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स है, ठीक है, जैसे वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता, तो उनको कोई बोलने वाला नहीं है, लाइक रिजर्व सब्जेक्ट्स पे जो बात होती थी उनको कोई बोल नहीं सकता कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो उनका क्या है कि अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में पूछेंगे आपसे कि आपने जो ये लिया है क्यों लिया है। वो अकाउंटेबिलिटी रहती है आपके अंदर, ठीक है, तो वो होती है आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो वो भी प्रपोज किया गया था इन द प्रोविंसेस, बट दिस एक्चुअली स्टार्टेड इन 1937 और 1939 में खत्म भी हो गई, तो ये ज़्यादा दिन चली नहीं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि दे ब्रॉट बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। मतलब 2 हाउसेस जो होते हैं ना, बाइकैमरलिज्म 2 हाउसेस, वो जो लोअर हाउस और अपर हाउस होती है, तो वो लाया गया 6 प्रोविंसेस में। टोटल 11 प्रोविंसेस थे। दीज वे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, जो यूपी है अभी के टाइम में, उत्तर प्रदेश। तो तो ये 2 हाउसेस लाए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस था, जो हमारी अभी राज्यसभा होती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस जो हमारा अभी लोकसभा होता है। ओके, सो दिस वाज ब्रॉट एंड दे एक्चुअली एक्सटेंडेड अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स आपको पता ही है कि जिस कम्युनिटी के लिए आप वोट कर रहे हैं वही पर्टिकुलर कम्युनिटी आपको वोट करेगी, मतलब जिस कम्युनिटी के हैं वही पर्टिकुलर कम्युनिटी आपको वोट करेगी। तो अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस, जो शेड्यूल कास्ट थे उनके लिए, विमेन एंड लेबर वर्कर्स, इन लोगों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। एंड दे अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल होती थी, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते थे, ये मैंने 1858 में अच्छे से बताया, यू कैन सी दैट। तो जो वही एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल को काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते थे। उसके पहले जो गवर्नर जनरल का काउंसिल होता था उसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है। तो इनका ये जो काउंसिल थी इसको एबॉलिश कर दिया गया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको टीम ऑफ एडवाइजर्स दे दिया गया, ठीक है। फिर फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया, जो फ्रेंचाइजी मतलब जो लोग वोट करते हैं उनको एक्सटेंड किया गया। अब जाकर टोटल 10% लोगों को वोटिंग राइट मिली। तो आप देख सकते हो 1935 की बात कर रहे हैं हम, और फ्रेंचाइजी कितनी है, 10%। मतलब जब हम देख रहे हैं कि हर बार एक्सटेंड किया जा रहा है फिर भी, ओके। और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, आपने देखा था कि पिछले एक्ट में हमने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी, जो एस्टैब्लिश हुई थी 1926 में। अभी फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीनों ही आ गए प्लेस में, ठीक है। तो मतलब अभी सेंट्रल भी होगा, प्रोविंसेस के भी पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे, और अगर 2-3 स्टेट को मिलकर अपने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है तो वो भी रहेगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो ये सब चीज़ हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, है ना, हमारे अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है, ठीक है। तो एक देखिए हमारी यूपीएससी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर स्टेट पीएससीज होते हैं अपने, और जॉइंट पीएससीज भी होते हैं अगर स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया हो तो, ओके। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1937, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और फेडरल कोर्ट दोनों एस्टैब्लिश किए गए थे, एंड फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1937, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड अब इसके बाद हम सीधा 1947 में आ जाते हैं, जब इंडिपेंडेंस की बात होने लगी। तो फाइनली ऑन February 20, 1947, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट इटली ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय June 30, 1948। तो इन्होंने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा इंडिया में बाय June 30, 1948। एंड टू वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ये जो क्लेमेंट इटली थे ये एक्चुअली साइमन कमीशन के पार्ट थे, पता है। लेकिन उस समय ऑब्वियसली ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने ब्रिटिश रूल का अनाउंसमेंट किया, इट वुड एंड बाय June 30, 1948, लेकिन उसके पहले ही एंड हो गई। और June 3, 1947 को फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की कि देखिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनेंगे जो
कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज लाने वाले हैं दैट विल नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स हु आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। मतलब अगर कोई रीजन है जो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाएगी तो उन पे वो अप्लाई नहीं करेगा। और इसी के लिए देखिएगा कि रेफरेंडम वगैरह होता है जब बाउंड्री कमीशन वगैरह आते हैं कि कौन सा रीजन किस जगह का पार्ट बनना चाहता है, इंडिया का कि पाकिस्तान का। सो दैट वाज देयर, मतलब इन्होंने ये कह दिया फोर्सफुली नहीं करा सकते। इफ सम रीजन इज विलिंग टू एक्सेप्ट तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। ओके और उसके बाद क्योंकि मतलब ऑब्वियसली ये डिक्लेरेशन के बाद ये सब कुछ के बाद फिर बहुत ज़्यादा मतलब मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट किया था कि नहीं हमें अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो माउंटबेटन प्लान आया था फाइनली जिसमें इन्होंने पूरा पार्टीशन का प्लान दिखाया था कि हाँ इंडिया और पाकिस्तान दो बनेंगे तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज भी होंगी। ठीक है, फाइनली टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ मुस्लिम लीग। और इंडिया ने भी मान लिया था, मतलब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, क्योंकि उनको भी चाहिए था कि अभी अगर इंडिपेंडेंस नहीं मिला हमें तो फिर पता नहीं कितने साल एक्सटेंड हो जाएगा। सो फाइनली उन लोगों ने सोचा कि जो पीसफुल तरीका है पकड़ो उसको और इंडिपेंडेंस ले लो भैया, तो ले लिया उन्होंने। तो फाइनली जुलाई 4, 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुई इन ब्रिटिश पार्लियामेंट और जुलाई 18, 1947 को बिल को एसेंट मिल गई। बिल रिसीव द रॉयल एसेंट। ठीक है, मतलब फुल्ली पास हो गई। एंड ऑन August 15, 1947 द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन एक्शन। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक्चुअली में क्या प्रपोजल्स दिए गए थे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में जो फर्स्ट थिंग थी कि इंडिया इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट हो जाएगा फ्रॉम August 15, 1947 और देयर विल बी 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के पार्ट आप हैं लेकिन आपके पास राइट है कभी भी वहाँ से निकल जाने का। ठीक है, सो यू कैन मूव अवे, यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एनी टाइम। सो बेसिकली 2 independent dominions of India and Pakistan were also established by this act of 1947 and the viceroy office was abolished। सारे एक्चुअली जितने ऑफिसेस थे वो abolish ही होंगे। तो viceroy office was abolished and the governor general would be appointed by British King on advice of the Dominion Cabinet। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट इन्होंने रखा था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर जनरल्स बने थे इंडिपेंडेंस के बाद भी। ठीक है, तो वो चीज़ वो ऑफिस रखा गया था और ये गवर्नर जनरल अपॉइंट होंगे ब्रिटिश किंग के द्वारा ही, मतलब क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले ही ये अपॉइंटमेंट होगा ना, तो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि आपको जिसको मन है ज्वाइन करने का आप करो, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। सो आइदर यू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और यू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और you remain independent। So that freedom was given to Indian princely states। Okay, and the constituent assemblies of India and Pakistan were empowered to frame and adopt any constitution, to repeal any act including the Indian Independence Act itself। ठीक है, तो आप कोई भी एक्ट रिपील कर सकते हैं। आई मीन होता है ना रिपील इन द सेंस आप उसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हटा सकते हैं कि आप ये एक्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट पावर वाज गिवन टू देम। बेसिकली ऑल द powers were given that you frame your constitution, you adopt it, you repeal any act which was passed by British Parliament earlier, you can repeal this act also, and till the new constitutions were drafted and enforced, क्योंकि this was a big time, मतलब big deal, तो obviously constitution बनाना बहुत बड़ी बात थी। तो जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है, एनफोर्स हो रहा है, तब तक वो पार्लियामेंट की तरह भी काम करेगा, लेजिस्लेचर की तरह। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वेर एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट मतलब मेकिंग लॉ टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वेर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, इन्फोर्स हो गई, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे, फिर लेजिस्लेचर आ जाएगी। ठीक है, फिर पार्लियामेंट में लोग इलेक्ट होकर आ जाएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ही पार्लियामेंट की तरह एक्ट की। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज आल्सो अबॉलिश्ड एंड इनके जो फंक्शंस थे दिस वाज ट्रांसफर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। ठीक है, थोड़ा बहुत है ना दुख पे मलहम लगाना, वो चीज़ किया गया था यहाँ पे।
एंड ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज, ये सब कुछ लैप्स कर गया। ब्रिटिश पैरामाउंसी मतलब जो एक सुपीरियरिटी जो पावर था ओवर प्रिंसली स्टेट्स वो लैप्स हो गई। जो ट्रीटी रिलेशंस थी ट्राइबल एरियाज के साथ, जो भी ट्रीटीज किए थे इन्होंने, वो भी लैप्स हो गया फ्रॉम अगस्त 15, 1947, क्योंकि सबको इंडिपेंडेंट हो गया, सबको आज़ादी मिल गई। एंड गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे फ्रेम। तो जब तक फ्रेम हो रहा है तब तक आप गवर्नेंस चाहो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से कर सकते हो, बट ये भी आपका डिसीजन है, आप क्या चेंज करोगे क्या रखोगे आपकी इच्छा, ठीक है। एंड वही डोमिनियंस फिर ऑथराइज टू मेक मॉडिफिकेशंस, तो आपको जो मॉडिफिकेशंस करना है आप करो और उस हिसाब से अपना चलाओ देश, ठीक है। एंड ब्रिटिश मोनार्क वाज डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर अप्रूवल। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस हो गई है तो जो ब्रिटिश मोनार्क के पास जो राइट था वीटो करने का, वीटो मतलब पावर टू से नो कि आप नहीं, ये मैं ऑथराइज नहीं कर रहा हूँ, वो वीटो आप नहीं कर सकते, आप बिल्स को रिजर्व नहीं कर सकते अपने अप्रूवल के लिए। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश मोनार्क से छीन कर गवर्नर जनरल को दे दी गई, ठीक है, कि गवर्नर जनरल करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है, उनके पास वीटो और रिजर्वेशन ऑफ बिल्स फॉर अप्रूवल, तो वो सारी चीज़ें गवर्नर जनरल को दी गई। Governors were appointed as designated as constitutional, that is nominal heads, ठीक है। मतलब nominal heads मतलब होता है ना जिनका फाइनल अथॉरिटी नहीं होता है, वो वैसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि रियल हेड जिनकी होता है ना ज़्यादा अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव एक्शंस में, और जिनका होता है कि वो बस नाम के हेड है, मतलब उनका रियल पावर नहीं है, उनको फाइनली किसी और के एडवाइस पे काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को बनाया गया था कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड दे हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसीलिए ये लोग नॉमिनल हेड्स हैं एक्चुअली, ठीक है। खुद से ये लोग कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकते, और जो भी अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की जो अथॉरिटी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास, वो भी डिसकंटिन्यू कर दी गई। और जो हमारे किंग ऑफ इंग्लैंड थे उनके टाइटल से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल भी हटा दिया गया, क्योंकि अब वो एम्परर ऑफ इंडिया नहीं रहे, सो दैट वाज डन। Finally, the moment came at the stroke of midnight of 14-15 August 1947, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, ये। और उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए there was a boundary commission made which was headed by Ratcliffe and it is also known as Ratcliffe Commission, इसीलिए। और उसमें जो पाकिस्तान था उनको वेस्ट पंजाब, सिंध, बालूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड सिलहट जो असम में थी, वो सारे प्रोविंसेस मिले थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, ओ गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, आपको दिख तो रही है। तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट इन असम में रेफरेंडम की थी कि आपको कौन सी जगह ज्वाइन करना है, इंडिया ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है। तो इन्होंने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया था, ठीक है। रेफरेंडम मतलब लोगों से वोट करवाया गया था कि आपको कौन सी जगह ज्वाइन करना है, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था जब आपका ये इसका हुआ था ना, EU से निकलना है, उनके जगह पे भी तो रेफरेंडम हुई थी, तभी से ही लोग जानते हैं रेफरेंडम ज़्यादा। तो रेफरेंडम का मतलब वही लोगों से वोट करवाया जाता है, पूछा जाता है आप क्या डिसीजन चाहते हो, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ने पाकिस्तान के फेवर में रेफरेंडम किया, तो पाकिस्तान इंक्लूड कर गया था इस रीज़न को, ओके। और हमारे डोमिनियन ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमने अपना प्यार भरा रिश्ता कंटिन्यू किया था, और लॉर्ड माउंटबेटन जो एक्चुअली लास्ट गवर्नर जनरल थे नॉन इंडिपेंडेंट इंडिया का, और वो हमारे मतलब न्यू जो डोमिनियन ऑफ इंडिया बना था उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने थे जिन्ना सर, ठीक है। सो दैट इज और 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो बेसिकली वो लुक एंड फील देने के लिए कि आप गवर्नमेंट चलाने वाले हो तो देखो आप खुद चलाओ और देखो कि कैसा आप लोग कैरी करते हो उस चीज़ को। तो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, और बेसिकली जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो ये लोग थे, ये सारे जो मेंबर्स थे, ये वाइस रॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उस टाइम, उसके ही मेंबर्स थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू,
ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, तो इनको मेन पावर्स थे एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको होम और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम, लेबर, इनको तो मतलब फाइनल कैबिनेट में भी शायद यही मिला था, शायद क्या मतलब हाँ यही मिला था, जगजीवन राम लेबर, हम लोग जानते ही हैं, मतलब लेबर्स डे भी इनके लिए मनाया जाता है। फिर सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। CH भाभा, वर्क्स, माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान, फिनेंस। अब्दुल रब निश्तार, पोस्ट एंड एयर। असरफ अली, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। C राजगोपालाचारी, एजुकेशन एंड आर्ट्स। C राजगोपालाचारी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्चुअली, मतलब 1950 26 जनवरी को तो फिर इंडिया रिपब्लिक हो गई, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गया, लेकिन वो माउंटबेटन के बाद ही वॉज अ पर्सन जो गवर्नर जनरल थे 1948 से 50 तक, and he is the last governor general of India, और he was actually the only Indian national who who held the post of governor general। तो ये चीज़ भी है कि अगर इंडियन पूछें तो C राजगोपालाचारी होंगे, कि अगर इंडियन गवर्नर जनरल पूछा जाए कि was the first Indian governor general, तो C राजगोपालाचारी, ठीक है। बट ऐसे ही वॉज अ लास्ट गवर्नर जनरल, उसके बाद और कोई बने नहीं थे, ठीक है। और कहा जाता है कि ये बीच में जब माउंटबेटन, जब उनकी ऑफिस थी, जब माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे, तो वो शादी अटेंड करने गए थे इंग्लैंड, तो इनको बस एक्टिंग गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो इन्होंने बहुत सादगी से जीवन जी थी, मतलब अपने कपड़े खुद धोते थे, जबकि उनकी मतलब होता है ना उनको पूरा लेविश अथॉरिटी पावर्स मिले थे, फिर भी वो अपने कपड़े खुद धोते थे, अपने शूज़ खुद पॉलिश करते थे। तो उससे इम्प्रेस होकर जब माउंटबेटन को मतलब दिया गया था कि आपके बाद कौन बनेगा गवर्नर जनरल, तो उन्होंने सेकंड चॉइस में C राजगोपालाचारी को दिया था। फर्स्ट चॉइस वल्लभ भाई पटेल थे, और सेकंड चॉइस में उन्होंने C राजगोपालाचारी का नाम दिया था, कि उनको बहुत इंप्रेस हुए थे इनसे। लेकिन फाइनली वल्लभ भाई पटेल को मतलब नेहरू सर भी नहीं चाहते थे कि वो बने, और वल्लभ भाई पटेल खुद भी बोले कि नहीं हमें नहीं बनना, तो फिर फाइनली C राजगोपालाचारी ही गवर्नर जनरल बने थे आफ्टर माउंटबेटन, ठीक है, ओके। एंड आई चंद्रीगढ़ को कॉमर्स दिया गया था, और गजनाफर अली खान को हेल्थ, एंड जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ। तो अभी आप देखेंगे जो फाइनल इंडियन कैबिनेट बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसमें ये पोर्टफोलियोज जो हैं ये चेंज हो जाते हैं, मतलब सबको सेम नहीं मिला था, अलग अलग लोग आ गए कुछ के लिए, और कुछ के लिए मतलब सिमिलर था, तो वो चेंज हुआ था। लेट्स सी दैट, एंड दैट विल बी द लास्ट स्लाइड। So finally, the first cabinet of free India 1947, the moment we all waited for, जिसके लिए भी पढ़ाई की। तो जवाहरलाल नेहरू ऑफ कोर्स ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस जो पहले भी था वो उनके पास रह ही गया, साइंटिफिक रिसर्च। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिला होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्टेट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन, ओके। जॉन मथाई, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। R.K. शनमुगम चेट्टी, फिनेंस। B.R. अम्बेडकर, लॉ। जगजीवन राम, लेबर, मैंने कहा ही था। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ। C.H. भाभा को कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई, कम्युनिकेशन, इनके नाम पे एक रोड भी है कोलकाता में। एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। V.N. गाडगिल, वर्क्स, माइंस एंड पावर। सो ये सारे लोग थे जो हमारे फर्स्ट कैबिनेट के पार्ट थे, आपको पता होना चाहिए। एंड जिसमें से बहुत सारे तो आप जानते ही हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन पॉपुलर है। वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद ऑफ कोर्स, बट बाकी जगजीवन राम, लेबर, फिर B.R. अम्बेडकर, लॉ, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रफ़ी अहमद किदवई रोड है कोलकाता में, तो ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट कैबिनेट के, ओके। एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप भी इतना ही खुश फील कर रहे होंगे इस चैप्टर को खत्म करके, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली कर रही हूँ। दिस चैप्टर हैज़ बीन अ बिग डील टू कंप्लीट, मतलब मैं हर बार सोचती थी कि आज कंप्लीट करके अपलोड करना है, बट आई वॉन्टेड इट टू बी बेस्ट। आई मीन, मैं जानती हूँ कि ये चैप्टर कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई हैव गिवन माई बेस्ट कि आपको अच्छे से कंटेंट मिले और आप फ़ायदा उठा पाओ इस चीज़ का। इफ़ यू आर गिविंग टाइम टू माई वीडियो, आई वॉन्ट इट टू बी वर्थ, सो इतना एफर्ट मैंने दिया है, आई डोंट नो कि कितना एक्चुअली फ्रूटफुल है, सो दैट आई विल नो बाय योर फीडबैक, सो प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक इन द कॉमेंट्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू रीड देम। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द चैनल, ओके। एंड सो यस, इसी तरह खुश रहिए और इसी तरह खुश रह के हमें सारे काम करने हैं, एंड
एम नॉट गोइंग टू स्पीक एनीथिंग एल्स, क्योंकि बोलने से चीज़ें नहीं होती हैं, फिर तकलीफ होती है। तो पहले काम करेंगे फिर बातें करेंगे। ओके, सो यप, this is where we end the video. So thank you so much for watching the video and I'll see you in the next video. Bye bye.